बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मुल्की सियासत में जोड़ तोड़ केपी हुकूमत का खात्मा, मुज़ाकरात और एहतजाज मौजूद बहस तो है, लेकिन पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों में भी है। ये तमाम खबरें हैं और इसके लिए हुकूमती इत्तेहाद को कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 वोटों की ज़रूरत है, जिसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 35 आज़ाद अरकान असम्बली की तरफ देखना भी शुरू कर दिया है। और इस बात का भी इम्कान है कि 8 अगस्त से पहले, जी हाँ, मौजूदा PTI के दर्जनों अरकान असम्बली 9 मई के मुकदमात में नाअहल भी हो सकते हैं। ये तो था KP का मामला, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 MPs को डी-सीट करवाने के लिए कोशिशों में है। मामला पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी और शोर शराबे का है, जिस पर पहले तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने इन 26 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की थी, लेकिन अब इन्होंने अरकान असम्बली को डी-सीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस तक दायर कर दिया है। एक तरफ रेफरेंस दायर हो रहे हैं, KP में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही है, तो वहीं इस दौरान एक मरतबा फिर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब सियासी तनाव को ख़त्म करने के लिए इमरान खान से मिलने जेल जाने को भी तैयार हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या इमरान खान भी नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो वाज़ेह कर चुके हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। अब इन्होंने आशूरा के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए भी पार्टी को हिदायत कर दी है। इस तहरीक की कामयाबी का क्या इम्कान है? बिलाखिर 1.5 साल बाद, जी हाँ, ऐवान मुकम्मल भी होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन KP में सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, इस पर भी बात करनी है। कराची में इमारत गिरने का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम मौज़ूआत हैं। मेहमानों से तारुफ करते चलूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और कादिर खान मंदोखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अजहर सदीक साहब वकील तहरीक इंसाफ के हैं जी, और रियासत अली आज़ाद साहब माहिर कानून, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, मैं किसी तमीद के बगैर ना, खबर अच्छी थी तो मैंने कहा इसी को भी शामिल कर लेते हैं, अल्लाह करे इसकी हकीकत भी हो। भट्ट साहब ज़रा बताएं तो सही, नवाज शरीफ साहब से आपका बड़ा करीबी ताल्लुक है, बल्कि जो आपका ताल्लुक है ऐसा किसी का भी नहीं है। ये खबरें हैं कि नवाज शरीफ साहब डायलॉग और सियासी तनाव के लिए इमरान खान साहब से जेल में मिलने जाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी खबर, अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा, मेरे कहे तो वाकई आप देखें, जब ये वाक़या हुआ था, पिछला इलेक्शन था, जब इमरान साहब गिर गए थे किसी स्टेज से, आई डोंट नो किसी जगह से, ठीक है, तो मियाँ साहब ने तो एक दिन कैंपेन बंद करके हॉस्पिटल को देखने भी गए थे। तो बात यह है कि ये तो मियाँ साहब का विजन है। आप मुझे बताएं कि बेगम कलसूम नवाज साहबा फोत हो गई, इमरान खान ने इतनी भी नहीं की कि वो फ़ोन करता या अफसोस का इज़हार अफसोस कर लेता। मियाँ साहब में उसमें ये फ़र्क है, लेकिन क्यों मियाँ साहब उसको जेल में मिलने जाएंगे जी? क्या वो अगर कोई सियासी अगर कोई बात है, वो जोड़ तोड़ की बात है या किसी से और मुलाकात की बात है, तो वो उसके अपोजिशन में बंदे बैठे हैं, उनसे बात हो रही है, हुकूमत बात कर रही है। मियाँ साहब का तो हमेशा यही है कि सब सियासी जमातें मिल के चलें। बाकी जो इमरान का रवैया है, आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब के साथ जो कुछ इस शख्स ने किया, एक रजीम ने किया, मियाँ साहब तो भूलने वाले हैं? तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मियाँ साहब उसको जाके मिले, और ना मियाँ साहब इस तरह करेंगे। मियाँ साहब एक लीडर हैं, और वो शख्स वन साइडेड स्टोरी कभी नहीं चलती। ठीक है, जो कुछ मियाँ साहब ने के साथ इस रजीम ने किया, मियाँ साहब क्यों मिलने जाएंगे? क्या किया वैसे भट्ट साहब, क्या किया इमरान खान साहब ने मियाँ साहब के साथ क्या किया? ये तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। मियाँ साहब तो हमेशा वही कहते रहे, बाजवा साहब, जनरल फैज साहब, वो तो ये खुद कहते रहे। उन्होंने कहा कि फैज साहब, बाजवा साहब, आप दो जिम्मेदार हो इस शख्स को लाने में। ठीक है, साकब निसार को कहते रहे कि तुमने मुझे क्यों कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई किया, कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने उसकी बेटी मरियम नवाज मिलने गई, इनको अरेस्ट कर लिया। आप मुझे बताएं, क्या उसने एक वो मुझे उसमें क्या एक चीज़ नज़र आया कि मैं कहूँ जी कि मियाँ साहब उसको मिलने जाएंगे? ठीक है, वो एक सियासी लीडर थे। इसने मुझे आप बताएं, बेगम कलसूम नवाज फोत हुई या जितना दिन वो हॉस्पिटल रही, ये लोग क्या करते रहे? क्या कभी इमरान खान ने ये मैं कहता हूँ जी कि कभी किसी जगह ये बयान दिया भी कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मरियम नवाज शरीफ की जो वालदा है बेगम कलसूम नवाज, मियाँ साहब की बीवी फोत हो गई हैं, इज़हार अफसोस कर लूँ, कुछ कर लूँ? तो आप मुझे बताएं, अब क्या इमरान खान ने नहीं किया था? आप मुझे बताएं कि उसने तो कभी, उसने तो मजाक उड़ाए।
तो वो इस तरह से अब जो कुछ वो हो रहा है वो अपने किए की सजा पा रहा है। बाकी इमरान खान 190 मिलियन में चोरी में बंद है, वो उसमें आएगा तो आ जाएगा। बाकी सियासी है, जमहूरियत है, और इसमें ये है कि 1 साल से हुकूमत ने कहा है कि हम अपोजिशन से बात करते हैं, वो बात ही नहीं करता। ओके, अच्छा, मैं एक क्विक राउंड ले लूँ ना, इस बहस को जरा खोल देते हैं, फिर आपसे भी बात करते हैं कि जनाब ये अब इस हुकूमत में अब किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स तो कुछ और आ रहे हैं ऑन ग्राउंड। मैं बात कर लेता हूँ अजहर सदीक साहब, मैं ज़रा आप गुफ्तगू में शामिल करें, आप बताएं। नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं मैं करीबी होने के बावजूद मियाँ साहब को कभी मशवरा नहीं दूंगा, ना उनको जाना चाहिए ना ही वो जाएंगे। खबरें बहरहाल एक फ्लोट की गई और ये है। आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब अगर जेल जाएं तो इमरान खान साहब भी उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे, वेलकम करेंगे? वो आपने शायद नुसरत बाजवा साहब का वो सुना नहीं है। नवाज शरीफ की हिम्मत कहाँ होनी है भाई, ना वो इस लायक है ना इसका तदब्बर है। सदीक अकबर साहब, आ रहा हूँ, बट साहब आ रहा हूँ, एक बात बताएं आप जो ये नहीं देखो आप इस तरह की बात में नहीं, मैं बता देता हूँ जी। नहीं तो मैं बोलने नहीं बट साहब बस कर दें, आप प्रोग्राम मेरा है, आप गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, सब्र कर लें जरा। ये कहते थे जहन बाजवा ने लेके आया, खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैंने कहा ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, यानी डीलें करके वहां से यानी मुल्क से बाहर 50 रुपए के स्टैंड पे डीलें करके गए। इमरान खान नहीं भागा मुल्क से, ना भागना है। और नवाज शरीफ के यानी किससे बात करनी है कि जिसने इस मुल्क की सर अजहर सदीक साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नवाज देखिए मैं साहब बता दूं आपको, सवाल ही नवाज शरीफ किस बात की बात करनी है क्या उसके पास है क्या? बेचारा घर से तो बाहर निकल नहीं सकता है क्या उसके पास? कोई फैसले कर सकते हैं? यानी खुदारा आप वो बंदे की बात करें जिसमें कोई थोड़ी सी हिम्मत हौसला हो। 26वीं आनी तरमीम बनानी थी तो इनके वजीर कानून को नहीं पता था। अच्छा, मगर अजहर सदीक साहब पाकिस्तान की फौज कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप सियासी जमातें आपस में बात करें। शाह महमूद कुरैशी भी कह रहे हैं, यास्मीन राशिद साहब अभी कह रही हैं, जेल से कह रहे हैं कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए जाएं। खान साहब की सुई एस्टेब्लिशमेंट पर ही अटकी हुई है, थोड़ा सुई को भी थोड़ा आगे पीछे करवाएं ना सर। ना मैं एक बात मैं छोटी सी एक बात अर्ज करूं प्लीज। यानी अल्लाह ताला किसी पे ऐसा वक्त ना लाए, हमारे को पता है, हमारा तो नहीं कहना था, खुद ये जनरल बाजवा का कहते रहे, इमरान खान ने क्या करना था, सब ये सब कहते रहे हैं 1 पेज के ऊपर। और अब 1 पेज पे अगर इमरान खान होते तो जनरल बाजवा तो आपका बाप था। जनरल बाजवा आपका बाप था, आपका बाप था, वो आपका बाप था। वो इमरान कहता था मेरा बाप है, कौम का बाप है। सर जाकर पूछे कौम का बाप होता कहता था ये हमारा साहब वो बाप था ना, तो ये मेरी जिंद मेरी जान है, सबर कर ले जरा। जाकर पूछे, मुझे ना बात करें, आप ख्वाजा आसिफ से पूछे जाकर। भट्ट साहब खुदा का वास्ता सबर कर ले। अजहर सदीक साहब देखिए मैं सलमान साहब जी ये उछल के कहते थे जनरल बाजवा बाप है, अब बाप के खिलाफ बातें करते हो, उसको कहते हो कि जाफर और मीर जाफर मीर सादक है। ओहो अब छोड़ देना, हाइब्रिड रजीम का लफ्ज जो है और मीर जाफर मीर सादक कौन कहता था? ओहो भाई एक बात सुने, ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड रजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आप नहीं कहना चाहते ना कहें, आपकी क्या है? यानी आप थोड़ा उस पोजीशन पे जब ख्वाजा आसिफ है जहाँ बैठकर भाजपा से बैठकर वो इलेक्शन जीता था, रिकॉर्ड की बातें हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, ये सियासी जमातों को होश के ना होने हैं, बहुत हो गया है। अगर ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में आगे बढ़ती रहे तो ये तरीका खर्च लेकर चलते रहे, हमें क्या एतराज है? हम तो एक जंग लड़ रहे हैं। और अब बात देखें, सियासी जमातों से गुफ्तगू होगी, जो सियासी जमातें वोट को इज्जत होकर नारा लगाएंगी, जो वोट को इज्जत होकर लेकर आगे चलेंगी। इस तरह नहीं है। नवाज शरीफ एक तदब्बुर रखने वाले आदमी है, 3.5 साल जुल्म में खामोश रहे हैं। ओके, आ रहा हूं नाज़िर भाई, दोबारा जरा गुफ्तगू को जरा खोलें। मैंने कराची के खासे पे भी कादिर खान मंदूखेल साहब से बात कर रही हैं। अब कादिर भाई 8 अफराद जहाँ बाक हुए जी, कराची की रिहायशी इमारत गिरी, आप जरा इसका जरा बताइएगा। इस साल में ये तीसरी इमारत है जो गिरी है और जिम्मेदारी कोई भी अभी तक नहीं ले रहा, ये पहला वाकया नहीं है। कहते हैं कि बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं थी, आप इसको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इस हवाले से ज़रा थोड़ा ये बताएं, फिर मैं ज़रा पॉलिटिकल क्वेश्चन भी कर लूँगा। देखिए बड़ा एक अफसोसनाक वाकया इस वजह से है कि कराची में तकरीबन 500 से ऊपर मकानात या बिल्डिंग ऐसी है जो उसको मखदूश करार दिया है बिल्डिंग कंट्रोल ने। और बिल्डिंग कंट्रोल का ये कहना है कि हमने 4-5 मरतबा नोटिस दिए है, मगर उसके बावजूद जो ना वो खाली नहीं करे। अब अगर ऐसी जो रिहायशी बिल्डिंग है उनके साथ अगर जबरदस्ती करेंगे तब भी जाके पॉलिटिकल पार्टियां या एनजीओ जो ना वो खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंध हुकूमत या बिल्डिंग कंट्रोल बड़ी जिम्मा है,
मगर साथ साथ आप ये भी चीज देख लें कि लोगों को नोटिस के बावजूद, बार बार नोटिस के बावजूद लोग खाली नहीं करते। एक वजह तो ये होती है कि इंतहाई गरीब लोग होते हैं और सस्ता सा कोई अपार्टमेंट मिल जाता है, और फिर जो मालिक है वो भी इस चीज का नाजायज फायदा उठाता है क्योंकि मेंटेनेंस होता नहीं है बिल्डिंग का, और वो कराची में जैसे वो समंदर की हवाओं की वजह से और थोड़ा सा जो ना वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या सीमेंट जो ना उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इस हवाले से जो ना वो अब हालांकि देखा जा रहा है तो ये बता रहे हैं आपकी मीडिया के हवाले से कि 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो 30 साल ज्यादा तो नहीं होता है, 30 साल तो अभी का अच्छा कादिर भाई एक बात बताता हूं मैं आपको, 30 साल भी कादिर भाई मैं आप ना बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। फलाई रियासत किसे कहते हैं? जैसा तैसा भी आवाम से टैक्स लिया जाता है। अगर ये बिल्डिंग मखदूश थी, नोटिस दे के फारिग करना नहीं होता ना सर। सबसे पहले हुकूमत वक्त का काम होता है कि इनको मुतबादिल कराया दिया जाए साल 6 महीने का, फिर इनको मुतबादिल एक रिहाइश का इंतजाम किया जाए, तब जाके ये सारे काम होते हैं। नोटिस दे के क्या मुराद हो गई? देखिए मैं फिर वही बात तो पहले मैंने कह दी है कि बरी जिम्मा नहीं है सिंध गवर्नमेंट या बिल्डिंग कंट्रोल, मगर साथ साथ ये भी रियलिटी है कि मुतबादिल क्या होता है। मुतबादिल कोई प्लाट तो नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट दे, मुतबादिल बना बनाए जो अपार्टमेंट तो नहीं दे सकता है न किसी को। तो इस हवाले से ये भी थोड़ा सा रियलिटी है। और फिर लोग खड़े हो जाते हैं, एनजीओस खड़े हो जाते हैं, मीडिया वाले खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ये कोई एक बिल्डिंग थोड़ी है, ये कोई 500 गलबन 23 से ऊपर बिल्डिंग है। अब 500 से ज्यादा अगर बिल्डिंग को मखदूज करार दिए, ये तो एक वाकया हुआ है, अल्लाह न करे तो आगे आगे कभी यही सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग भी चूंकि सस्ते की चक्कर में होते हैं और मालकान चूंकि किराया लेते हैं, उनको मेंटेनेंस से कोई सरोकार नहीं होता है, तो इस तरह हादसा जो ना वो जन्म लेते हैं। नहीं होना चाहिए, मैं हिमायत नहीं करता हूँ, ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मतलब और फिर बहुत सारे लोग अदालत से स्टे ले आते हैं, वो भी एक इशू है। मैं इन सारी चीजों से बढ़कर ये कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए वजारत बल्दियात को, सिंध हुकूमत को, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह जो बिल्डिंग है वो कल से उनको तलवार उठा के खाली कराना चाहिए, और फिर आप खाली नहीं, मुतबादिल जगह भी देनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है सर, ये भी गिरने वाली है सर, मुतबादिल जगह भी देनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, आपके राजा परवेज अशरफ साहब कह चुके कि जरदारी साहब इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को साथ बैठना चाहिए, बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा होगा ये कहते हैं। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे, खान साहब से मिलने जाएंगे, फितना फसाद पानामा ये तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे? हालांकि इनमें से कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं थी, बहुत से मामलात में ये ज़रूर था कि उनके दौर में ज़रूर हुआ, लेकिन इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे कह चुके मेरा इन चीज़ों से कोई मामला नहीं है। तो जनरल बाजवा साहब करते थे। देखिए मैं दो बातें करूंगा। एक जो भट्ट साहब बात की है वो भी कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि अगर वो कुलसुम नवाज साहिबा की ताज़ियत नहीं की है या किसी और वाक़े की नहीं की है, और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी उन्होंने पूछा, बल्कि बीबी जब शहीद हुए तो उस वक्त भी अस्पताल पहुंच गया। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि अगर फिर नवाज शरीफ साहब भी यही काम करे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा फराख दिली इसका मुजाहरा करना चाहिए, चाहे मौलाना साहब हो या जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनको जाके मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल ये भी है, क्या इस बात की आप गारंटी देते हैं कि अगर ये हमारे रहनुमा चले जाए जेल में और आगे इमरान खान साहब के मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, ये कौन होता है? फिर इस बात की क्या गारंटी है? तो जरा इस साइड की भी आप गारंटी ले ले तो इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। और वैसे भी ये स्टेट्समैन बनने के लिए ये एक चंद लम्हे ही होते हैं, तारीख जिनको हमेशा याद रखती है। और अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोसाइटी का इतनी ज़्यादा है, अवाम किसी और तरफ देख रही है, सिस्टम किसी और तरफ देख रहा है, तो ये बेहतरीन मौका होता है। एक बड़े कद काट के लीडर जैसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाए। खैर मंदोखिल साहब मैं दोबारा बढ़ता हूँ, रियासत अली आज़ाद साहब से मैं बात करनी है। रियासत अली आज़ाद साहब, जारी बात है वीक का पहला प्रोग्राम है, कल से आशूर की ट्रांसमिशंस वगैरह हैं, ये सब तो होंगी। मुझे ये बताइए, अदालती महाज पे बड़ी हलचल रही है पिछले 2-3 दिनों में। हमने देखा चारों हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस आ गए, खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी जस्टिस डोगर साहब आ गए, जिसके आप बदतरीन मुखालिफ हैं अकॉर्डिंग टू आइन के तमाम आर्टिकल्स के तहत। आप समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहरान का खदशा है मजीद? और वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखे थे जस्टिस डोगर साहब की सीनियरिटी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या वो इस्तीफ़ा दे गए? क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात यह कि आपने 3 सवाल किए। जी जी बिल्कुल। इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देंगे, नंबर 1। दूसरा सवाल, जो अभी उनको परमानेंट तैनाती की गई है, मंदोखेल साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं,
आर्टिकल 200 के अंदर अगर उसकी आप सिर्फ नरेशन पढ़े तो उसके अंदर सिर्फ टेम्परेरी उसकी पोस्टिंग का जिक्र है, चूंकि ये आइन के अंदर दिया गया। चूंकि अगर वहां पे कोई टेम्परेरी जज जाता है तो उसको इन एडिशन टू बाकी जो जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेज है उससे ज्यादा दिया जाता है, जो डिस्टिंग्विश करता है। और फिर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी उन्होंने रिमांड किया, उन्होंने दोबारा, जिसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी ये जो नोटिफिकेशन किया गया है जिसके अंदर हमने असेल उसको किया, उसको उन्होंने रिमांड कर दिया कि जी सदर साहब इसको दोबारा देखें। सदर साहब का देखने का आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये था कि ये सारा प्रोसेस दोबारा होना है, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि अब सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां पे तो ये एक अलग से एक लेकुना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के सीनियरिटी उन्होंने डिटरमिन करनी है। फिर जो दोबारा से वो लिखेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, फिर कंसर्न जो जिस सूबे से किसी जज ने आना है उस चीफ जस्टिस को, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफिकेशन करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास, ये प्रोसेस दोबारा होना था। ठीक है, ये बड़ा बुनियादी सवाल है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इनको कंफर्म परमानेंट जज कहा है और उनकी सीनियरिटी भी तय कर दी है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। ऐसा प्रोसेस होना दोबारा था। इस पे आपका आइन बिल्कुल साइलेंट है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 अनटिल अनलेस अमेंड हो जाए और ये अख्तियार सदर को दे दिया जाए तो फिर तो ये तैनाती अगर आइन के खिलाफ ही है, 73 के आइन के खिलाफ ही है, तो फिर इसकी सजा क्या है? देखिए, आपको पता है आइन का कोई भी आर्टिकल उसको सस्पेंड कर दिया जाए, एब्जेंस में रख दिया जाए, उसको उसके हाइफन कोमा फुल स्टॉप उसको किसी भी हवाले से आप अमल दरामद नहीं करते, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो सजा तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आर्टिकल 6 के अंदर प्रोवाइडेड है। तो इधर किसको लगाना है? इधर किस पे लगेगा? जजेस पे लगेगा, सदर पे लगेगा, किस पे लगना है? सलमान सुने, आप देखें कि मेरी गुजारिश तो आ रहा हूं मंदोखिल साहब, आ रहा हूं, सब्र करें। एक सवाल ले लेना। अच्छा सवाल बता दें। रियासत अली आजाद साहब बड़े अच्छे बोलते हैं, सर एक सवाल तो ले ले उनसे। जी 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 बताइए बताएं, आप बता दें, सवाल बता दें। मेरा जवाब सलमान ले ले। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो पिछले जजमेंट में 3 दिन जो आइन में लिखा हुआ है कि पार्टी बदल सकते हो या नहीं, तो उसने 15 दिन कौन सा आइन से दिए, क्या वो वायलेशन नहीं है? ठीक है, अब उस पे अगर आपका मंदोखेल सवाल को आंसर करते हुए मैं ये कहूंगा कि जो प्री इलेक्शन था वो जो आर्टिकल 51 है डी उसका प्रोवाइजो है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आजाद उम्मीदवार आएंगे वो विद इन 3 डेज उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये था तो प्रो इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन ये जजमेंट थी आर्टिकल 187 कंप्लीट उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो जो फैसला था वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल था जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के अंदर आप जाते हैं, आप 199 आर्टिकल के तहत जाते हैं तो आप सेक्शन 151 सीपीसी लगाते हैं, फौजदारी केस में जाते हैं तो 561 ए लगाते हैं। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, जब आप कंप्लीट जस्टिस करते हैं तो आप किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी मंसूर अली शाह ने, उसमें चूंकि लिस्टें भी जमा करवानी थी, फिर एफिडेविट, वो सारा प्रोसेस होना था। ये उस स्पेस में नहीं, चूंकि मेरे सवाल पे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले आप मेरे सवाल पे आ जाए और हाई कोर्ट का सेटिस्फाइड कर दिया। नहीं मैंने ब्रेक लेना है, रियासत भाई से मैं बाद में सवाल कर लूंगा, रियासत अली आजाद साहब से। मैंने आज यही करना है क्या? इजाजत दे दे। मुझे ब्रेक भी लेनी है। मैंने रियासत साहब से पहले अपना ओरिजिनल सवाल तो कर लूं, खुदा का। कादिर भाई आप आ जाए मेरी जगह पे, करने दे सवाल उनको। बट साहब आपके भी आपके भी तादिया, आपके जख्म भर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे पता है इस बात का। तो ले ले मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा सीनियर वकील है, ठीक है। अच्छा, अब मंसूर अली शाह ने किस कानून के तहत उनको 15 दिन दिए? वो सदर पाकिस्तान पे एतराज कर रहा है कि वो सीनियर लिस्ट क्यों जारी किए। ये कौन होता है ये सवाल उठाने वाला? ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, ये सुप्रीम कोर्ट का तर्जमान है, या खतूत रोजाली लिखते हैं? कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इजाजत देते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को इस तरह खत लिखते हुए? ठीक है,
मैं खतूत के खिलाफ हूँ मंदोखेल साहब, मैं मेरिट की बात करता हूँ, मैं खतूत के खिलाफ हूँ, मैं आइन की बात कर रहा हूँ। आप मंदोखेल साहब इतने सीनियर लॉयर हैं, मुझे बताएं आर्टिकल 200 को आपने अमेंड किया है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को अख्तियार है कि वो परमानेंट या किसी की सीनियरिटी डिसाइड कर सकता है। नहीं, रियासत भाई मेरी बात सुने, रियासत भाई किसी जज को परमानेंट ट्रांसफर कर सके, वो आर्टिकल 200 में नहीं है। रियासत भाई मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 200 पढ़ लें। नहीं ना, वो नहीं पढ़ना उन्होंने, मैंने पढ़ लिया इतनी बार। आप देखिए ऐसी कोई प्रोविजन नहीं। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ रियासत भाई, मैंने पढ़ लिया आर्टिकल 200, उसमें गुंजाइश है ही नहीं है। लेकिन वजारी बात है, फिर ट्रांसलेटर भी तो फिर कमाल ही होंगे ना, कादिर खान मंदोखेल साहब कर रहे हैं। अवाम को तो ये भी सवाल है कि मंसूर अली शाह ने भट्ट साहब तुसी उस तो बाद ਇਹੋ ਜਿਹੇ बड़े काम कर लेना। मंसूर अली शाह गलत कर रहे हैं तो आप भी आइन को गलत इंटरप्रेट करेंगे। ये चीज अगर मंसूर अली शाह 13 जजेस का फैसला 10 रुकनी बेंच कैसे खुल सकता है रिव्यू में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आप उसको मिसयूज करें, ये जस्टिफिकेशन है। नहीं, ये मैं टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। रियासत भाई मैं आपके साथ हूँ जनाब, मैं रियासत साहब के साथ हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेफ्ट की बात, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा एक छोटी सी ब्रेक की आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक। नासिर भट्ट साहब, तमाम महाज क्लियर हैं, 73 के आइन की रूह से आपने तमाम चीज़ें फतह कर ली हैं, अपोजिशन भी अब आपके पास कोई नहीं है पार्लियामेंट के अंदर भी, और मज़ीद थ्रेट भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। अब PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको उल्टाने के हवाले से आपको 35,000 अरकान की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? 9 मई के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं? कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे कोई इरादा नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे होंगे तो तहरीक एतमाद लाएंगे, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए एक बात आपको बताऊं, जब हमारी हुकूमत थी 2013 के बाद, तो उस वक्त PTI की हुकूमत थी KPK में, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल। तो मेरा कायद ने कभी भी वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार, उन्होंने कहा कि इनकी ये है अब पोजीशन ज़्यादा, इनके पास सीटें, ये हुकूमत बनाई, इन्होंने वहाँ हुकूमत की, हमने तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, अगर वो उनको अपने लोग छोड़ जाते हैं, ये देखें कि जमहूरियत है, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं रहती, उसके अपने लोग, आप देखें PTI कैसे छोड़ जाते हैं भट्ट साहब, कैसे छोड़ जाते हैं? मुझे बताए ला, आप कैसे छोड़ जाते हैं? आप जरा बता दें। मैं बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। देखें उनके अंदर कितने ग्रुप हैं, आप खुद बताएं, हमने नहीं बनाए। PTI के अंदर कितने ग्रुप हैं? अभी 2 दिन पहले रिसेंटली देख लें, वो क्या कह रहे हैं अपना आपका वज़ीर आला KPK, आओ देख लो, मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये कौन से तरीके होते हैं? जो एक जमहूरी तरीका होता है, वो वज़ीर आला KPK का, वो अपनी हुकूमत कर रहा है, लोगों को वो कुछ मसाइल हल करे, वहाँ काम करे। वो अगर नहीं कर रहा, उसके अपने KPK में अगर PTI के लोग उससे नाराज हैं, तो पंजाब में क्या कर रहे हैं फिर आप भट्ट साहब? फिर पंजाब में क्या कर रहे हैं? पंजाब में क्या कर रहे हैं? 26 MPs को आप डिसीट करने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्या मसला है? मरियम नवाज साहब उस तकरीर में ये कह रही थी नहीं ये इनका हक है, सर एहतजाज करना भी मना हो गया, ना सड़क पे कर सकते हैं ना उसमें कर सकते हैं। मेरी एक छोटी सी बात सुने, उनका एहतजाज जमहूरी तरीके से करना है, लेकिन अगर मैं आपकी वहां काट के मंगा के सुना दूं ना, वो गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, वो ऐसे लवाजमात का अदा करते हैं कि बंदा अदा नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा जुमला आपने नहीं कहा जमहूरियत में होता है? माजी में ऐसा कौन सा जुमला पार्लियामेंट ने इमरान खान साहब से मुतल्लिक नहीं कहा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से मुतल्लिक नहीं कहा, जरदारी साहब से मुतल्लिक नहीं कहा? ऐसा कौन सा जुमला है यार भट्ट साहब? ये तो जाती है ना भट्ट साहब, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली बात। नहीं आप देखें, अगर नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये जो जमात है ना, जो PTI है, ये एक इस तरह का ग्रोह है, जो बंदा ज्यादा गाली देता है, इसका लीडर जो इमरान है उसको आगे शाबाश देता है। मैं ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, हम थोड़ी सी कोई ऐसी बात गैर जमहूरी तरीके से कोई गलत बात कर दें तो हमें कायद बुला के कहता है कि आइंदा ना सुनूं। ये क्या करता है, उनको बुला के अपने पास बिठाता है, शाबाश देता है कि 10 और गालियां निकालो। इसने जो हालत कर दी है, अगर वो जमहूरी तरीका है तो अगर वो अपने आप में रहे, वो अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं तो आप अपने कान बंद कर सर। स्पीकर ही पहुंच गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, ये तरीका बताता है। सर ये कौन सा तरीका? स्पीकर ही पहुंच गया। नहीं तो जो देखे ना, नहीं हम तो
वो एक तरीका अगर इख्तियार किया स्पीकर साहब ने भेजा, ये कोई बात जाके नहीं, अपना भट्ट वहाँ साहब। दें कि हमने ठीक बात की भट्ट है। साहब हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, थोड़ा सब्र कर ले, हम मुस्कुराएं बस अब थोड़ी देर के लिए। अब आप सब्र कर ले, मैं अजहर सदीक साहब आप को बात कर- 2018 का भी देख लेना सर भट्ट साहब 2018 में देख लेना, वो जिनका अफवाह को लेके आया था। भट्ट साहब ਇਹ ਹਾਲ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, ਉਹ ओके। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ जस्टिस ਸੀ ना साकब निसार, जी वो सर। जलसे में तकरीर करो उनको डिस्क्वालीफाई कर देता भट्ट था। साहब मैं अभी आपके सामने है सारा भट्ट साहब कुछ। मैं अभी भी किसी का नाम ले सकता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं अभी नहीं नाम ले सकता। मैं अभी आप लोगों की तरह रिटायर होने का इंतजार करता हूँ, लेकिन मीडिया बहरहाल तो सबसे मजबूत नहीं है। नहीं सर मजबूत है, अल्लाह अकबर। ओके ठीक है भट्ट साहब। अजहर सदीक साहब जरा आप बताइएगा, आपकी खिलाफ मीडिया तो बहुत मजबूत है सर यार। मैं अब अजहर सदीक साहब से सवाल करूँ। अजहर सदीक भाई, ऐसा लग रहा है हर तरीके से ना आपके खिलाफ फील्डिंग खड़ी है कि पीके के 35 अरकान के हवाले से ज़ाहिर 9 मई का इंतजार हो रहा है, इधर 26 MPs को डी-सीट करने के लिए पूरी तैयारियां करनी है, स्पीकर साहब खुद पर्सनल हो गए हैं। सर कैसे बचाएंगे, 9 मई के फैसले भी आने वाले हैं, क्या तरीकाकार क्या है? अच्छा, मैं इजाजत के साथ दो चीजें ना, आइन का आर्टिकल असल में पढ़ा नहीं जा रहा, इसमें लिखा है कि टाइम के मुताबिक अगर कोई चीज ना हो जाए, चीज वैलिडेट नहीं हो सकती। वो तो नजर द रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जस्टिस काजी फैसल नहीं, उस आदमी ने कितने इस्तीफा जाके इलेक्शन। साकब निसार भी ऐसा ही था। अच्छा साकब ठीक है ना निसार भी यार, ऐसा ही भट्ट था, साहब उससे खुदा बहुत का बहुत वास्ता, जुबान पलीद होती है। भट्ट साहब आप छोड़े गेम ना, खेले, छोड़े। छोड़े पर रहने दे। बताता चलूं आपको, जहां तक दूसरा जनाब वो आर्टिकल 54 है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, सीपीसी के तहत टाइम बढ़ा सकती है, इसने का टाइम नहीं बढ़ा सकती। ये छोड़िए इस बातों को, बैठ के हम आइन समझाएं। तो ये मुझे बताएं, 7 दिनों के अंदर अंदर तहरीकियात उम्मीदवार का फैसला होना था, ठीक है। 7 दिन गुजर गए। उस वक्त जस्टिस उमर ताब दयाल ने हालांकि गलत किया, उन्होंने घड़ियां पीछे लेकर गए। 9 अप्रैल को फैसला किया और 7 अप्रैल को फैसला किया, और क्या 9 अप्रैल को असेंबली बैठेगी और 3 अप्रैल का आगे फैसला करेगा। ये क्या है, ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, हम इनमें नहीं जाते। आइन में रास्ता निकालना होता है, रास्ता निकाले। अब आए अगली बात की तरफ। स्पीकर पंजाब असेंबली, वैसे वो कहते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, वहाँ के दोस्त कहते हैं यहाँ रोल ही नहीं किया उन्होंने, और उनको इतना नहीं पता है कि आर्टिकल 62 और 63 के अलावा किसी बंदे को निकाल नहीं सकते हैं। मैंने अभी नोटिस दिया उनको, और भैया आपने किस कैपेसिटी में ये रूलिंग पास की है अभी, और किस आइन में लिखा हुआ है। और कमाल देखें, वो स्पीकर आने वाले दौर में स्पीकर ये पार्टीजन है, इसके खिलाफ बकायदा रेफरेंस जाएगा, इसको हटाया जाए। ओके। ये पार्टी की नुमाइंदगी कर, याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको, ये पार्टी का। और दूसरा देखे ना, जाके चीफ इलेक्शन कमीशनर को किस कैपेसिटी में मिला जाकर, और फिर तुम शिकायत को ना हो, और तुम जाके उसे मिल रहे हो, किस बुनियाद पे मिल रहे हो? सर दोनों हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े उन्होंने, कसम से वो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और कमाल की बात बताओ, तस्वीर करवाई, तस्वीर वायरल कराई। जी सर, उसमें जी। आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कमाल किया उन्होंने। वो जनरल बाजवा का राइट हैंड है, आप देख लें तारीखी तौर पर। अच्छा सदीक साहब, मैं क्या क्या याद रखूं, मैंने बड़ा कुछ याद रखा हुआ है, मैं सिर्फ मैंने इंतजार आपके कर रहा हूं। सामने ये बातें रख रही हैं। दूसरा देखें, 73 अरकान ओके। सूबा सरहद के अंदर। अजहर भाई दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं मैं आपके पास। सुने जी, जी। 52 लोग हैं जिन्होंने वही लोटाग्रसी करनी है, वही लूटमार करनी है जो तहरीक एतमाद के तौर पर इमरान खान के खिलाफ की थी, लूटमार की और पैसा कहाँ से आया। सर अभी आज वक्त तक है ना, में अभी वक्त है। अच्छा मुझे कादिर खान, और सर सबर कर ले सर। और लोगों के जमीर जागते थे जब, वो बात भूल गए हैं। सर, जंगीर तरीन जहाज भर के लाता था, इनके जमीर जाग गए हैं। वो जमीर अब जिनका भी जाग है ना, जब जिसका जमीर बताएं वो 2018 में कौन सा जमीर जागते थे? बड़े वो खुशी से आप लोग कहते थे इनका जमीर जाग गया है। ये जमीर है, कोई जमीर है। अच्छा, यही जमीर था, तो क्यों किया 2018 में? मैं भट्ट साहब आपके साथ, क्यों किया भट्ट 2018 में ऐसा? साहब, भट्ट साहब मैं आपके साथ हूं। अभी एक बंदे ने कुरान पे हाथ रख के ना, MNA चौधरी उस्मान, उसने भी नून लीग में शामिल हुए हैं। सर तुसी कुरान दी कसमां ही तड़वातियां पढ़ के, तुसी किन्ने कुछ जालिम लोग हो। उस बंदे नूं तुहाडा वजीर आजम मिल गया साडा कि जनाब आ जा तू मेरी पार्टी, उसने क्यों नहीं कहा हमारे वजीर आजम ने, और तुमने तो कुरान पे कसम खाई थी। मुझे बताएं, आजाद जो ना आजाद करे ना लोग हैं, भट्ट जो साहब, जिस भट्ट साहब मर्जी कुरान पे जमात में कसम जाएं, खाई थी ना, भट्ट साहब कुरान पे कसम खाई आजाद हैं थी वो, उनके ना। किसी भट्ट साहब जमात आप में नहीं अखलाकियत की बात ना करें ना, मैं कादिर खान मंदोखेल साहब को शामिल करता हूं, वो बताएंगे आपको अखलाकियत किसे कहते हैं। मंदोखेल साहब आप मुझे बताएं, ये आमराना रवैया है? स्पीकर पंजाब असेंबली चले गए हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कि PTI के अरकान को ना 16 को इनको डी-सीट करें। आप समझते हैं कि ऐसा एहतजाज कौमी भाई, माजी में तो राजा परवेज हसन साहब का बाजू तक टूटा हुआ है, कभी किसी को डी-सीट करने की कार्रवाई इनिशिएट नहीं की गई। प्लीज कादिर भाई जरा बताएं जरा।
सॉरी परवेज इलाही साहब का। देखिए सलमान हैदर साहब, ये बड़ा गलत रिवाज कायम हो जाएगा और इससे कतई नजर कि पिछली असम्बली में मैंने एहतजाज किया था जरदारी साहब को स्पीच न देने पर, तो असद कैसर साहब ने मुझे एक दिन के लिए सस्पेंड किया था, मेरी असम्बली में दाखिले पाबंदी लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि ये रिवाज बड़ा गलत है और कि आप अपने मुखालफिन को एहतजाज पे जो ना उसको नायल करार देंगे, और ये बड़ा गलत एक रिवाज चला जाएगा। और फिर जब चला जाएगा तो ये भी मत बोलिए कि पुख्तनख्वा असम्बली में वज़ीर आला और स्पीकर जो है ना वो पीटीआई के है, वो आपके सारे मेंबरान फारिग कर सकते हैं। वो भले जो है कि वो एक तकरीर भी मांगे तो फारिग कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल और असम्बली में झगड़े होते हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी असम्बली में तो कुर्सियां चलती है, चप्पल चलते हैं, सब चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इंतकामी कार्रवाई करके उसको डिस्क्वालीफाई कर ले। और ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा, बड़ा गलत रिवाज जाएगा। और मैं ये भी साथ कहूंगा कि अभी तो पुख्तनख्वा असम्बली पीटीआई के काबू में है, तो आपके और हमारे सारे मेंबरान फारिग हो जाए। ठीक, जबरदस्त। एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले रियासत अली आज़ाद साहब आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, जरा बताइए, बता रहे हैं। और मुझे बद्दो-खेल साहब की बात पता नहीं क्यों मेरे हमेशा दिल के बड़े करीब होती है कि वो बहुत हद तक बात ऐसी करते हैं समटाइम, मुझे नहीं पता कि उनकी पर्सनल राय है या क्या है, लेकिन बात ऐसी है। मैंने आपसे ज़रा पूछना है, ये असम्बली का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इतना आसान काम होता है अवामी नुमाइंदे को इस तरीके से डी-सीट करने के लिए पहुँच जाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास? एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सब रियासत अली आज़ाद साहब, मैं ज़रा आपसे सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे कानूनी पेचीदगियाँ बता दें, क्या चीज़ है? भट्ट साहब कह रहे हैं बिल्कुल जस्टिफाई है, अगर वो बदतमीज़ी करे तो सर सीधा सीधा पहुँच जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जैसे पहुँचे हैं। तो ये तो इसको वैसे कानून में क्या है, ज़रा थोड़ा बताइएगा, कैसे रोक सकता है? मैं सलमान मंदो खेल साहब की बात को सेकंड करते, तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की है। मंदो खेल साहब हमेशा मेरिट पे बात करते हैं, मैं इसलिए इनको हमेशा बिल्कुल अप्रिशिएट भी करता हूं। बात यह है कि जो हुकूमत है उसने सीटें भी पीटीआई की ले ली, अदलिया भी अपनी बना ली, बेंच भी एग्जेक्टिव ने अपने बनाने का अख्तियार ले लिया। अब सिर्फ एक बेबसी अपोजिशन, भट्ट साहब सुन लें, अब एक बेबसी अपोजिशन है, उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। सिर्फ एक कानून के अंदर प्रोविजन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट दिया गया उसके अंदर सिर्फ दो चीजें हैं कि अगर फाइनेंस बिल लो उसके अगेंस्ट पार्लियामानी लीडर जो उसका जो हेड है उसका जमात का, उसके मर्जी के बगैर वो वोट दे दे फाइनेंस बिल में, या नो कॉन्फिडेंस वोट पे वो उसके अगेंस्ट जाए, तो डिफेक्शन क्लास जो आर्टिकल 63A है उसके तहत उनको सिर्फ डी सीट किया जा सकता है। यार अपोजिशन अगर एहतजाज भी नहीं कर सकती, अगर अपोजिशन जिसका वोट लेके अवाम का आई है वो अंदर पार्लियामेंट के अंदर या बाहर या सूबाई असेंबली के अंदर या बाहर एहतजाज नहीं कर सकती, तो इनको मनसूबाबंदी के डिपार्टमेंट में भेज दें। इनका कोई काम नहीं है, इनका काम तो वहां पे अपोजिशन करना है। अगर इन्होंने भी उनके पीछे अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़नी है तो फिर अपोजिशन का नाम ही बदलने कम अज कम। कौन सी मनसूबाबंदी? गलत रवायत है। देखिए यूके से ये सिस्टम आया, वहां पे जो स्पीकर होता है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके रियासत भाई, रियासत भाई आपका पॉइंट स्टैब्लिश हो गया। भट्ट साहब जिसकी हम मिसालें देते हैं, भट्ट साहब पार्लियामानी निजाम नहीं है, आप मुझे ये बताएं। भट्ट साहब तैयारी पकड़े आप। का नाम है ये, कोई भट्ट साहब ओके रियासत भाई आपका पॉइंट आ गया। भट्ट साहब जरा मुझे आप बताएं, में कौन सा निजाम भट्ट साहब छोड़े पर पुरानी बातें छोड़े, में कौन सा निजाम था? पार्लियामानी निजाम था। भट्ट साहब मैं कम से कम भट्ट साहब एक बात बताऊं मैं आपको, आप ना जरा तारीख से निकल आया करें, आप जरा मुस्तकबिल की फिक्र करें। और मुस्तकबिल ये कह रहा है कि इमरान खान साहब आशूरा के बाद कोई और गल हो सी ते भट्ट साहब कर सकते, भट्ट साहब सिर्फ ताने दे सकते हैं। भट्ट साहब आप क्या करते हैं आप? मेरी सुनो, मैं ताने नहीं देता। मनु है दसो मंसूर अली शाह ने भट्ट साहब मेरा माजी पे, और भट्ट साहब आगे की बात करें, मैं से आशूरा के बाद की बात करें। पार्लीमेंट दा हक है, तुसी उन्हें रोक सकते हो? तैयार हैं आप? पार्लीमेंट दा हक है, तरमीम 26 करे 27 करे, तुसी रोक सकते हो? हक पार्लीमेंट दा कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट करे ना सर, ब्रूट मेजॉरिटी ना करे ना सर, तो पार्लियामेंट ही कर रही है सर, लिटा के करेंगे, बिठा के करेंगे। पार्लियामेंट कर रही है ना। आपको 26वीं तरमीम नहीं पसंद, जब आपको 2-2.5 भट्ट साहब मुझे पसंद है, आप 27वीं तरमीम, भट्ट साहब हमें सब पसंद है। भट्ट साहब बात हो भट्ट
साहब हमें सब पसंद है। असेंबली की पार्लिमानी opposition निजाम की क्या बात हो रही है, 2018 में था? कादिर मंदोखेल साहब, मैं आप देख रहे हैं मैं कितनी आप कोशिश कर रहा हूँ। मैं अच्छा, बड़ी आप मुझे भट्ट बताएं, साहब, अपोजिशन ये रवैया भट्ट इख्तियार साहब, करती है जो भट्ट ये साहब, करते हैं? भट्ट साहब क्या मेरी बात- जमहूरी मुल्कों में ऐसे भट्ट अपोजिशन साहब, होती है? चाहते भट्ट हैं साहब। कि अपोजिशन को किसी डब्बे में किसी ड्रम में बंद करके दरिया बुर्द कर दे। रियासत भाई इनकी ख्वाहिश यही है, और रियासत भाई मुझे आगे वो बढ़ने अपने देना। करतूतों से खुद दरिया बुर्द हो रहे मैं हैं, कादिर खान वो मंदोखेल अपनी साहब, लड़ाइयों से खुद दरिया मैं- बुर्द हो रहे कादिर भाई, हैं, मैं- इकट्ठे तो वो बैठ नहीं कादिर भाई, सकते। कादिर भाई मैं आपसे सवाल जी। कर लेता हूँ, ठीक है? ये भट्ट साहब ने 26वीं तरमीम बोला तो मुझसे मुझे मेरे बड़े- से भी सवाल करें। नहीं, मैंने मैं तो आपसे रियासत कहा, अली साहब की मैं नहीं, बात मैं का आता हूँ जवाब दोबारा देना आता हूँ इंशाअल्लाह ताला, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ अगर मेरे पास टाइम रहा। कादिर मंदोखेल साहब से पहले मैं बात कर लूँ। कादिर मंदोखेल साहब जरा मुझे आप बता दें, इस हफ्ते के आगाज़ पर ना पीपल्स पार्टी क्या काबीना में शामिल होने जा रही है? शर्जील मेमन साहब ने डिनाई किया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं कि मेरी तजवीज़ है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होना चाहिए, अवाम में जाकर सियासत करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, ये बताइएगा, क्या ये मकबूल फैसला होगा? जी जी, बिल्कुल गैर मकबूल फैसला होगा। मैं पिछली पीडीएम की हुकूमत में भी मुखालफत कर चुका था ओके। क़यादत के सामने। आज भी मेरी तजवीज़ है कि बिल्कुल ना होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ना वो जो आईनी ओहदे उनके पास है, उनके कोई इख्तियारात नहीं है। अब ये बोझ उनको डालने दे, और उनके मैं enjoy करें आप। मैं इस चीज़ की भी मुखालफत कर रहा हूँ कि पुख्तनख्वा हुकूमत में आइन की आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत आदम एतमाद की तहरीक ऑप्शन है, मगर इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि नहीं जी, पीटीआई ने जहाँ 12 साल गुजारे ये 3 साल मजीद गुजारने दे, करना ठीक है। उसने कुछ नहीं है। खामखा जो है ना आप अच्छा, उसको ये जो है ना जरदारी सियासी साहब को चीज़ हटाने की भी बना कोई देंगे, बातें चल रही ना हैं करें। ऐसी? वैसे कोई ऐसी आपकी कारत से गुजरी है कि जरदारी साहब को एज सदर हटा दिया जाए और ये हुकूमत ही कुछ कर रही है? ऐसे है आपके नहीं, पास कोई इत्तलात? मैं एक चीज ये समझ रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात ये होता है ना, मुस्लिम लीग नून जाने, उनकी पॉलिसी जाने, उनकी काबीना जाने, उनके तमाम अदारों के सरबरा जाने। अभी 1.5 साल उन्हें चला लिए, अब बकाया 3.5 साल भी उनको चलाने दे, ताकि आवाम के सामने उनका भी रिजल्ट आ जाए और पुख्तनख्वा हुकूमत के भी जी, रिजल्ट आ अजहर जाए। सदीक साहब हम फाइनल अगले कमेंट कर इलेक्शन में दें। खेलेंगे अजहर इंशाल्लाह। भाई फाइनल कमेंट कर दें जरा आप प्लीज, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ मैं बढ़ूँ एक जी। छोटी सी बात बताऊं, इस मुल्क में मसला ये है कि आइन और कानून की हुक्मरानी चाहता कोई नहीं। जमहूरियत के सही लफ्ज तो पता ही नहीं है, जमहूरियत को पढ़ना ही नहीं आता। जहाँ तक आप अंदाजा लगाएं कि 17 सीटों वाला ये कब्जा करेगा, 26वीं आईनी तरमीम बैठ के तो फैसले कहीं और होंगे। तो भी अगर आप चाहते हैं ना आवाम से आइन में कोई तरमीम करनी थी, जाके अपना मैंडेट लेके जाते, अपना मैनिफेस्टो लेके जाते। आप कहते कि आइन साल असेंबली बनाने लगे हैं हम, यानी आप इतना बड़ा आप आइन को शिफ्ट कर दिया टोटली तबाही और बर्बादी करके। और पहले होता था कि बेंच होता था, बेंच फिक्सिंग की बातें कर रहे थे। अब तो एग्जेक्टिव ने यानी जजेस भी वो तैनात करने लगे, अपनी मर्जी के जजेस लेकर आए। अब तो फैसला, पहले इस तरह फैसला नहीं पता होता था, अब तो हर एक को फैसला पता होता है कि आईनी बेंच बैठ गया ये फैसला बनेगा, और उस आईनी बेंच के सरबराह को अब चीफ इलेक्शन कमीशन लगाने की बातें हो रही है। आप अंदाजा यहाँ से लगा रहे ना, हमने नवाजने की बातें जजों को उठाकर, यानी इस तरह हमने पिछले दौरों में नहीं देखा। वो ठीक है, एक जज के कंडक्ट के बारे में बातें होती थी, लेकिन जिस तरह से आपने अपने तह बाला किया और तबाही और बर्बादी कर दी है ना इस निजाम की, ये निजाम आपको छोड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, ये टॉन्ट करता रहेगा और बताएगा। और आवाम ने जिस दिन इलेक्शन साफ शफाफ हो गए, ये बिल्कुल ये पार्टियां सारी वाइप आउट हो मगर सर बहरहाल अजहर सदीक साहब, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आसिफ साहब को समझ आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। बकौल ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा कहते हैं कि जो इतना आइडियल है कि इसको 90 की दिहाई में होना चाहिए था। बहरहाल नासिर भट्ट साहब, अजहर सदीक साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।